गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएसटी में सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। व्यावसायिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं यह आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। एकल व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति और कंपनी। इनमें से किसका चुनाव करना चाहिए और किस आधार पर चुनाव किया जाए, ये आज के चैप्टर में देखेंगे हम। देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक लागत। भाई व्यवसाय अगर प्रारंभ करेंगे तो लागत लगेगी। अरे पूंजी तो चाहिए कि बिना पूंजी के व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है क्या? तो पूंजी की आवश्यकता होती है। तो प्रारंभिक लागत कितनी लगेगी और हमारे पास में कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के व्यवसाय का चुनाव किया जाए। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व सबसे कम खर्चीला सिद्ध होता है। एकल व्यापार में सबसे कम लागत लगती है। सबसे कम लागत से एकल व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है और इसमें कानूनी औपचारिकताएं भी न्यूनतम होती नहीं है। एकल व्यवसाय कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है, इसमें कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है, कभी भी बंद कर सकता है। साझेदारी में भी सीमित पैमाने पर व्यवसाय के कारण कानूनी औपचारिकताओं और कम लागत का लाभ मिलता है। साझेदारी में भी कम लागत से व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है और कम से कम कानूनी औपचारिकता इसमें पूरी करनी पड़ती है। और सहकारी समिति और कंपनी की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफी सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, जिनमें धन भी अधिक खर्च होता है। इनको स्थापित करने की, कंपनी को स्थापित करने की प्रक्रिया काफी खर्चीली है, काफी धन खर्च करना पड़ता है, कई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो जहां तक प्रारंभिक लागत का प्रश्न है, सवाल है, तो प्रारंभिक लागत के हिसाब से एकल व्यवसाय सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक लागत सबसे कम लगती है। इसके विपरीत कंपनी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, क्योंकि इसमें काफी समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, प्रयास करने पड़ते हैं और कई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो अगर प्रारंभिक लागत की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा व्यवसाय सबसे अच्छा है? एकल व्यवसाय। दूसरा देखिए, दायित्व। एकल व्यवसाय में कितने स्वामी होते हैं? एक ही स्वामी होता है। तो एकल व्यापार में देखिए, एकल व्यापार, एकल व्यापार में दायित्व सीमित होता है या असीमित? असीमित। एकल व्यापार में असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व क्या होता है? अगर व्यवसाय पर कर्जभार हो जाता है तो व्यवसायी को यानी मालिक को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो यह दायित्व असीमित होता है। और साझेदारी में भी सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, और कंपनी में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है? अपनी अंश पूंजी तक। जितने का अंश खरीदा है उतनी पूंजी तक वो उत्तरदायी है, उसके बाद कंपनी उत्तरदायी है, क्योंकि कंपनी खुद भी एक व्यक्ति है। तो दायित्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि कंपनी के सदस्यों का दायित्व अपनी अंश पूंजी तक सीमित होता है। आगे देखिए, निरंतरता। कंटिन्यूटी। एकल व्यवसाय में निरंतरता का गुण नहीं होता है, क्योंकि एक ही स्वामी होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए, पागल हो जाए, जेल चला जाए, बीमार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यवसाय बंद हो जाता है। साझेदारी में भी अगर कोई साझेदार साझेदारी छोड़कर चला जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जेल चला जाता है, तो साझेदारी व्यवसाय भी बंद हो जाता है। वो साझेदारी समाप्त हो जाती है, बाकी साझेदार नए सिरे से दूसरी साझेदारी करके व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसमें निरंतरता का अभाव नहीं होता है। अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है, प्रबंध कौन करता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? परिवार में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति। अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में दूसरा सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति कर्ता बन जाता है, तो इसलिए इसमें भी निरंतरता बनी रहती है। सहकारी समिति और कंपनी, इनमें सदस्य आते रहते हैं, सदस्य जाते रहते हैं, सदस्यों के आने और जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सारे के सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाए तो भी कंपनी और सहकारी समिति जिंदा रहेगी, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? कानून के द्वारा, क्योंकि इनको कानूनी जन्म देता है और कानून से इसकी मृत्यु हो सकती है। इसे समाप्त किया जा सकता है, जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक नहीं होगा। तो निरंतरता की अगर दृष्टि से देखें तो कंपनी सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अगला पॉइंट देखिए, प्रबंधन की योग्यता। प्रबंधन की योग्यता यानी प्रबंध करने वाले लोगों की योग्यता। एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना कठिन होता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति व्यवसाय को चलाता है, वही सभी काम करता है। अलग अलग कार्यों के लिए वो विशेषज्ञों की, प्रबंधकों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसे कम पूंजी से प्रारंभ किया जाता है। अलग अलग विशेषज्ञों को वेतन देने के लिए एकल व्यवसायी के पास में धन नहीं होता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे साझेदारी और कंपनी में इसकी संभावना अधिक है, क्योंकि साझेदारों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वो कोई एकाध विशेषज्ञ रखकर उसको वेतन देने में सक्षम होते हैं। और कंपनी में तो विशेषज्ञ प्रबंधक रखे जाते हैं, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है, उसके पास पूंजी की मात्रा भी अधिक होती है। श्रम विभाजन के कारण प्रबंधक कुछ क्षेत्र विशेषज्ञों में विशेषता प्राप्त कर लेते हैं। श्रम विभाजन के कारण, श्रम विभाजन क्या होता है? कार्य को अलग अलग टुकड़ों में बांट देना। तो इस कारण से अलग अलग प्रबंधकों की आवश्यकता वहां महसूस की जाती है।
जिससे निर्णयों की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, लेकिन लोगों में विचार भिन्नता के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर किसी के पास में सीमित कौशल प्रबंध है, यानी वो विशेषज्ञ नहीं है, तो एकल व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन कंपनी जैसे व्यवसाय में विशेषज्ञता जरूरी होती है, तो कंपनी में विशेषज्ञ प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, पूंजी की आवश्यकता। पूंजी की आवश्यकता, ये तो आपको पता है कि व्यवसाय चाहे कोई भी हो, बिना पूंजी के प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। धन की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होती है, क्योंकि इसके लिए यह बड़ी संख्या में विनियोगकर्ताओं को अंशों का निर्गमन कर सकती है। अगर ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो तो कंपनी वाला व्यवसाय सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कंपनी अंशों का निर्गमन करके अंशों के माध्यम से जनता को आमंत्रित कर सकती है और उनसे पूंजी एकत्रित कर सकती है। अपने अंश जनता को बेच देती है, कंपनी के पास में पूंजी आ जाती है। साझेदारी फर्म को भी सभी साझेदारों के इकट्ठा संसाधनों का लाभ मिल जाता है। साझेदारी फर्म में भी कितने साझेदार हो सकते हैं? कम से कम 2, अधिक से अधिक 50। तो यहां भी धन की ठीक ठाक व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि साझेदारों की संख्या अधिक होती है। लेकिन एकल स्वामी के संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए यदि प्रचालन बड़े पैमाने पर है तो कंपनी उपयुक्त रहेगी, और छोटे पैमाने पर करना है तो एकल स्वामित्व या साझेदारी व्यवसाय उपयुक्त रहता है। अगला पॉइंट देखिए, नियंत्रण। नियंत्रण व्यवसाय प्रचालन पर सीधे नियंत्रण और निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार चाहिए तो एकल स्वामित्व को पसंद किया जाएगा। अगर निर्णय लेने के अधिकार व्यक्ति केवल अपने पास ही रखना चाहे तो कौन सा व्यवसाय चुना जा सकता है? एकल स्वामित्व, क्योंकि वो अकेला ही होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसके निर्णय में किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं होती है। तो अगर निर्णय खुद को लेना है तो एकल व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन यदि स्वामियों को नियंत्रण और निर्णय लेने में भागीदारी से परहेज नहीं है, यदि कोई भी व्यक्ति निर्णय ले, दूसरे व्यक्ति को इससे कोई परहेज नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर साझेदारी या कंपनी व्यवसाय का चुनाव किया जा सकता है। कंपनी में स्वामी और प्रबंध दोनों पृथक पृथक होते हैं। कंपनी के स्वामी तो कौन होते हैं? स्वामी कौन होते हैं? अंशधारी, जो कंपनी के अंश क्रय करते हैं। मैंने चाहे एक ही अंश खरीदा है, मैं भी कंपनी का स्वामी हूं। कंपनी के स्वामी होते हैं अंशधारी, और प्रबंध कौन करते हैं? प्रबंधक, जिनकी नियुक्ति निदेशक मंडल करता है। तो कंपनी के स्वामी अलग होते हैं और प्रबंध करने वाले लोग अलग होते हैं। आगे देखिए, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय किस प्रकृति का है? जहां ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता है, जैसे कि परचूनी की दुकान, तो यहां एकल स्वामित्व सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ग्राहकों से सीधे संपर्क रखना चाहता है तो कौन सा व्यवसाय खोले? एकल व्यवसाय। अपने आसपास, गली के आसपास जितनी भी दुकानें हैं हमारे घर के आसपास में,
तो ग्राहकों से दुकानदार का सीधा संपर्क होता है, वो सारे ग्राहकों को जानता है, ग्राहक उस दुकानदार को जानते हैं। बड़ी विनिर्माण इकाइयों के लिए जहां ग्राहकों से सीधे व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां कंपनी के स्वरूप को यानी कंपनी व्यवसाय को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जहां पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है, वहां साझेदारी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये बच्चों सेकंड चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है। कल चर्चा करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। आज इतना ही। ओके, थैंक्स बेटा।